शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 3 अध्याय 1 भाग 1। आपका दूसरों को देखने का ढंग। अच्छाई ढूंढने वाले। कई वर्षों पहले 100 स्वनिर्मित लखपति व्यक्तियों का विश्लेषण किया गया। वे 21 से लेकर 70 वर्ष से अधिक की आयु तक के थे। उनके शैक्षणिक अनुभव स्कूल स्तर से लेकर पीएचडी स्तर तक के थे। उनके स्वभाव की विशेषताओं में भी काफ़ी भिन्नताएं थीं। जैसे कि उनमें से 70% ऐसे कस्बों से संबंधित थे जिनकी जनसंख्या 15,000 या उससे भी कम थी। परंतु उन सब में एक बात अवश्य एक जैसी थी। वे सब के सब अच्छाई ढूंढने वाले थे। वे प्रत्येक स्थिति में दूसरे व्यक्तियों में अच्छा ही देखते हैं। मुझे विश्वास है आपने उस छोटे बच्चे की कहानी सुनी होगी जो क्रोध में अपनी माँ पर चिल्लाता था और वो उससे घृणा करता था। फिर शायद दंडित किए जाने के भय से वो घर से बाहर पहाड़ी की ओर भाग जाता है और वहाँ पर घाटी में चिल्लाता है, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। घाटी से वापस प्रतिध्वनि सुनाई दी, मैं तुमसे घृणा करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। कुछ अचंभित सा वो बच्चा अपने घर वापस भागा और आकर अपनी माँ को बताया कि घाटी में कोई गंदी प्रवृत्ति का बच्चा है जो मेरे लिए कहता है कि वो घृणा करता है। उसकी माँ उसे दोबारा पहाड़ी की ओर लेकर गई और वहाँ जाकर उससे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ज़ोर से बोलने के लिए कहा। जैसा माँ ने बताया बच्चे ने वैसा ही किया और इस बार उसने पाया कि घाटी में कोई अच्छा बच्चा है जो उससे कह रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन एक प्रतिध्वनि है। जो भी आप बाहर भेजते हैं वापस आता है। जो भी आप बोते हैं वही काटते हैं। जो भी आप देते हैं वही पाते हैं। जो आप हैं वही आप दूसरों में देखते हैं। आप क्या हैं और आप क्या करते हैं, इससे दरकिनार यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम पुरस्कार पाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक व्यक्ति में और प्रत्येक स्थिति में अच्छा ही देखना चाहिए, अच्छाई ढूंढने वाला बनना चाहिए एवं इस स्वर्णिम सिद्धांत को अपने जीवन की शैली के रूप में अपना लेना चाहिए। यह शाश्वत सत्य है कि आप व्यक्तियों को जैसा देखते हैं वैसा ही उनसे व्यवहार करते हैं। ये भी सत्य है कि दूसरे में आपको अच्छाई व योग्यता दिखाई पड़े, इसके लिए आपको इस दिशा में प्रयास करना होगा। एक बार आपने दूसरे में अच्छाई व योग्यता ढूंढ ली तो आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगे और वो बेहतर कार्य निष्पादित करेगा। अतः अच्छाई ढूंढने वाला बनने के लिए अच्छी व्यापारिक समझ तथा अच्छी मानवीयता का समावेश होना आवश्यक है। चांद को नीचे मत उतारना। अब आपने जब अच्छाई ढूंढ ली तो इसके बारे में बताकर इसका कुछ अच्छा विस्तार अवश्य कीजिए। बहुधा लोग अच्छाई देख लेते हैं परंतु इसे गुप्त रखते हैं। बे सिटी टेक्सास के बे सिटी हाई स्कूल के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। अक्टूबर 1976 में प्रधानाचार्य जॉय इब्राहिम के पूर्ण समर्थन से बेरी टैकर ने ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने का कार्य प्रारंभ किया जो प्रशंसा और मान्यता के पात्र थे, परंतु उनके सकारात्मक और दायित्वपूर्ण व्यवहार व सोचने के ढंग के बावजूद उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया था। उस शिक्षण वर्ष में ऐसे 500 से भी अधिक विद्यार्थियों को अध्यापकों द्वारा चिन्हित किया गया और उन्हें कार्यालय भेजा गया। श्री टैकर ने इस प्रयोग के परिणामों का उल्लेख इस प्रकार किया। पहला, अच्छे विद्यार्थियों की पहचान की गई। दूसरा, विद्यार्थियों ने सीखा कि उन्हें नकारात्मक व्यवहार के बजाय सकारात्मक व्यवहार से पहचान मिलती है। प्रधानाचार्य बहुत से विद्यार्थियों को उनके चेहरे के बजाय उनके पहले नाम से जानने लगे। चौथा, विद्यार्थियों की सोचने की पद्धति में सुधार हुआ। उन्होंने इस मान्यता मिलने को सराहा। पांचवा, अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के सकारात्मक लक्षणों की ओर ध्यान देने लगे। जब विद्यार्थी श्री टैकर के कार्यालय में पहुंचे तो सामान्यतया कुछ बुरे की आशंका से उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, मैंने क्या किया है। जब श्री टैकर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या किया है तो उनकी जिज्ञासा मुस्कान में बदल गई। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैं डल्लास टेक्सास के एक सफल एवं कर्मठ व्यक्ति वॉल्टर हेली से मिला। हमारी एक मुलाकात को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा क्योंकि वॉल्टर और मुझ में तुरंत घनिष्ठता हो गई। थोड़े से भ्रमण के उपरांत उसने मुझको अपने अनूठे कार्यों में से एक कार्य दिखाना चाहा। वो बीमा के व्यापार में था और उसे एक दिन नया विचार सूझा कि देश भर में हजारों स्वतंत्र रूप से परचून का व्यापार करने वालों को उनके परचून के भंडार गृह के आधार पर बीमा बेचा जाए। हमने एक विशाल भंडार गृह का दौरा किया और जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया
वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर के सामने रुक गया और कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम स्विच बोर्ड पर कितना अच्छा कार्य कर रहे हो। तुम लोगों को ऐसा अनुभव कराते हो कि जैसे तुम्हें बहुत खुशी होती है जब वे लोग तुम्हें बुलाते हैं। धन्यवाद मिस्टर हेली, मैं ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। फिर हम कार्यालय प्रभाग की ओर गए। जैसे ही हम विभाग के आगे से गुजरे, मिस्टर हेली ने कहा, जिग, क्षमा करना, आओ इधर चलें, मैं चाहता हूँ आप इस व्यक्ति से मिलें। वो अंदर गया, अपना परिचय दिया और कहा, आपको मालूम है मैं आपको नहीं जानता, परंतु आपके विभाग को जानता हूँ और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद जो कुछ हो रहा है उसकी मुझे पूरी जानकारी है। आपके पास अभी तक एक भी शिकायत नहीं है और ये बात आपके लिए प्रशंसनीय है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मिस्टर हेली, मैं अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास कर रहा हूँ। हम सीढ़ियों से ऊपर गए। जैसे ही हम आंतरिक कार्यालय में प्रवेश करने वाले थे, वो रुका और उसने कहा, जिग, डेस्क के पीछे बैठने वाली महानतम सचिव से मैं आपका परिचय कराता हूँ। आप जानती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे कभी ये कहा है, परंतु मेरी पत्नी सोचती है कि आपने चाँद को लटका रखा है और वो मानती है कि आप उसे कभी भी नीचे उतार सकती हैं, इसलिए मेरा कहना है ऐसा मत करना। मुझे सुनकर अच्छा लगा। हम बीमा कार्यालय के अंदर गए और उसने कहा, जिग, बीमे के काम में उतरने वाले आज तक के महानतम व्यक्तियों में गिने जाने वाले इस व्यक्ति से हाथ मिलाओ। इस पूरे दौरे में 3 मिनट से भी कम समय लगा, परंतु वॉल्टर हेली ने इन व्यक्तियों में से प्रत्येक को जीने के लिए कुछ अपेक्षाएं दे दी थी। मिलने के बाद वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे। उसने उनकी थोड़ी सी निष्कपट प्रशंसा की, जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति एवं कंपनी के प्रति साहस का संचार हुआ। परिणाम स्वरूप मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने और अधिक प्रभावी ढंग से एवं अधिक सक्षम रूप से कार्य किया। मैं ये भी आपको यकीन दिलाता हूं कि वॉल्टर हेली और मैं भी इस दौरे के बाद बेहतर अनुभव कर रहे थे। किसी दूसरे को अच्छाई के लिए प्रभावित व प्रेरित करने के लिए और उसे बढ़ावा देने का लाभ आपको ना मिले, यह असंभव है। समस्या ये है, एक युवा सेल्समैन के रूप में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक 5 वर्ष की लड़की ने एक चर्च के आयोजन में अपना पहला संगीत कार्यक्रम दिया। उसकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी एवं प्रारंभ से ही उसके प्रति एक महान प्रगति पथ की आशा जागती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे ही उसकी चर्च, स्कूल व अन्य सामाजिक उत्सवों में मांग बढ़ने लगी। आवाज़ के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार वालों ने उसे एक जाने माने प्रशिक्षक के पास भेज दिया। उस अध्यापक को संगीत का जितना ज्ञान था उतना बहुत कम लोगों को था। वो पूर्णतावादी था। वो हर समय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन चाहता था। जब कभी वो लड़की थोड़ी सी गड़बड़ाती या अपने सुर को थोड़ा सा भी खोती तो वो ध्यानपूर्वक उसकी त्रुटियों की ओर इशारा कर देता। कुछ समय के बाद लड़की के मन में संगीत अध्यापक के प्रति प्रशंसा का भाव गहराता गया। आयु के अंतर के बावजूद इसके कि वो प्रशंसक के बजाय आलोचक अधिक था, लड़की को उससे प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। वो उसे पढ़ाता रहा, परंतु लड़की के मित्रों को उसकी स्वाभाविक मधुर आवाज़ में परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसमें वो पहले वाली गुणवत्ता और उत्तेजना नहीं रही। धीरे धीरे गाने के निमंत्रण कम होते गए और अंत में बंद हो गए। फिर उसके अध्यापक पति की मृत्यु हो गई और कुछ वर्षों तक उसने बहुत कम या लगभग ना के बराबर गाना गाया। उसकी प्रतिभा का प्रयोग नहीं हुआ और वो निष्क्रिय होने लगी, जब तक कि एक जोशीले सेल्समैन का उससे मिलना जुलना शुरू नहीं हुआ। जब कभी वो कोई धुन गुनगुनाती तो वो उसकी आवाज़ की खूबसूरती और मधुरता की प्रशंसा करता हुआ कहता, कुछ और गाओ, तुम्हारी आवाज़ दुनिया में सबसे अच्छी आवाज़ है। अब वास्तविकता ये है कि हो सकता है उस सेल्समैन को ज्ञान न हो कि ये आवाज़ मधुर है या अमधुर, परंतु उसे ये ज्ञान अवश्य था कि वो उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो उस पर प्रशंसा के फूल बरसाता। इसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया तथा उसको पुनः गाने के निमंत्रण मिलने लगे। काफ़ी बाद में उसने इस अच्छाई ढूंढने वाले सेल्समैन के साथ विवाह कर लिया और वो अपने सफल प्रगति पथ पर आगे बढ़ती गई। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशंसा मात्र हवाई है, परंतु मैं बलपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि सेल्समैन की प्रशंसा उसके लिए पूरी तरह ईमानदार, निष्कपट और अत्यंत आवश्यक थी। वस्तुतः एक निष्कपट प्रशंसा दुनिया की सबसे प्रभावशाली अध्यापन एवं प्रेरक विधियों में से है।
कुछ लोगों को हो सकता है इसमें केवल हवा ही लगे, परंतु जिस प्रकार हमें अपनी ऑटोमोबाइल वाहन के टायरों में हवा भरने से आसानी हो जाती है, उसी प्रकार जीवन के हाईवे पर भी इससे आसानी हो जाती है। आप एक व्यापारी हैं। एक बार न्यूयॉर्क के एक व्यापारी ने पेंसिल बेचने वाले एक व्यक्ति के कटोरे में $1 डाला और जल्दी से वो सबवे ट्रेन में चढ़ गया। दोबारा कुछ सोचकर वो ट्रेन से उतरा, उस भिखारी के पास गया और उसके कटोरे में से कई पेंसिलें उठा लीं। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, जल्दी में मैं पेंसिलें लेना भूल गया था। आशा है इस बात से तुम परेशान नहीं होगे। आखिरकार तुम मेरी ही तरह व्यापारी हो। तुम्हारे पास बेचने के लिए सामग्री है और तुमने उसकी कीमत भी उचित रखी है। उसके बाद वो दूसरी ट्रेन से चला गया। कुछ महीनों के उपरांत एक सामाजिक उत्सव में साफ सुथरे कपड़े पहने हुए एक सेल्समैन उस व्यापारी के पास आया और अपना परिचय दिया। आपको शायद मैं याद नहीं हूँ और मैं आपका नाम नहीं जानता, परंतु मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँगा। आप ही व्यक्ति हैं जिसने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया। मैं एक भिखारी था और साथ में पेंसिलें बेचा करता था, जब तक कि आपने आकर मुझसे नहीं कहा था कि मैं एक व्यापारी हूँ। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, बहुत से व्यक्ति जितना वो सोचते थे उससे कहीं आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मिल गया जो सोचता था कि वे इससे भी आगे जा सकते हैं। आप दूसरों को कैसे देखते हैं? यदि हम किसी की महानतम भलाई कर सकते हैं तो वो उन व्यक्तियों से अपनी दौलत को बांट कर नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों को उनके पास जो दौलत है उसकी जानकारी देकर ही संभव है। व्यक्ति में कितनी प्रतिभा व योग्यता निहित है, यह आश्चर्यजनक तथ्य है। हमने पहले 2 खंडों में आपका आपसे ही परिचय कराने में पर्याप्त समय दिया है। सफलता की दिशा में पहला कदम अपनी संभाव्य सामर्थ्य का ज्ञान होना है और दूसरा कदम दूसरे की संभाव्य सामर्थ्य को जानना है। सौभाग्यवश जब हमें अपनी योग्यता का ज्ञान हो जाता है तो दूसरों की योग्यता को जान लेना आसान हो जाता है। एक बार हम जब इसे देख लेते हैं तो दूसरों को भी ये दृष्टिकोण प्राप्त करने की दिशा में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। बैंकरों ने इनकार किया। मैरी क्रॉली के पास ऋण लेने के लिए प्रस्तुत की जा सकने वाली कोई आनुषंगिक प्रतिभूति यानी कि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं थी। बैंकर के दिशा निर्देशों एवं व्यापारिक तर्क के हिसाब से वो ज़रूरी थी। वो अपने नए व्यापार में और पूंजी लगाना चाहती थी। उसे कंपनी चलाने का कोई अनुभव नहीं था। अपने पहले नियोक्ता से सैद्धांतिक मतभेद के कारण उसने वो कंपनी छोड़ दी थी। अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास नहीं हो रहा था और इन सब के अतिरिक्त वो एक महिला थी। और भी बुरी बात ये थी कि उसकी एक अजीब सोच थी कि ईसाई सिद्धांतों पर ही कोई व्यापार खड़ा हो सकता है। अविश्वसनीयता की सीमा तक वो ये भी सोचती थी कि यदि सेल होती है तो इससे ग्राहक, कंपनी और सेल्समैन सबको लाभ होता है। साथ ही वो बिलों व बोनस आदि का अपनी सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी देय तिथि पर ही भुगतान करने में विश्वास रखती थी। इससे समस्या की गंभीरता और बढ़ गई थी। परंतु यदि आप सोचते हैं कि यह गलत था बैंकर की नज़र में, तो आगे और गलत लगेगा। मैरी क्रॉली किसी भी सेल या ट्रेनिंग मीटिंग का आरंभ प्रार्थना से करने में विश्वास रखती थी। बाद में उसे और उसके पुत्र डॉन कार्टर को, जो उसके साथ व्यापार में काम करता था, एक क्रांतिकारी विचार आया कि अपंग व्यक्तियों को नौकरी पर रखना एक अच्छा बिजनेस है। उनके लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा। इसके अलावा तेज़ी से बढ़ती बिक्री एवं जल्दी जल्दी लोगों की भर्ती करने पर भी अपने ऑर्डर्स को समय से पूरा न कर पाने के कारण व्यापार काबू से बाहर होता जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उनके कुछ प्रतिद्वंदियों की नज़र में, जो उनसे इसलिए ईर्ष्या रखते हैं कि होम इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को भर्ती बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ सांस भी लेना है और क्रिसमस के दौरान बढ़े हुए व्यापार में भी निरंतर अच्छी ही सेवा देना है, वो आज भी काबू से बाहर है। मेरी जानकारी में ऐसा करने वाली अमेरिका में ये अकेली सेल्स कंपनी है। तथापि ये स्पष्ट है कि वे 2 बैंकर जिन्होंने ऋण देने को मना किया था गलती पर थे, और जिस बैंकर ने हाँ कहा था वो सही था, क्योंकि डल्लास टेक्सास की श्रीमती मैरी क्रॉली द्वारा निर्मित होम इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स वास्तव में शताब्दी की प्रेरणादायी सफलता की गाथाओं में से एक है। कुछ भी नहीं से शुरू करके मैरी क्रॉली ने विशिष्ट एवं दीर्घजीवी सफलता के लिए आवश्यक सभी सिद्धांतों का प्रयोग करके एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया जो प्रत्यक्ष बिक्री की दुनिया में आदर्श बन गई। ईश्वर में अडिग आस्था को अपना आधार बनाकर इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने कंपनी बनाई कि कोई भी व्यापार, विश्वास, कर्तव्य निष्ठा
परिश्रम एवं सबके लिए समान अवसर के सिद्धांत पर न केवल खड़ा किया जा सकता है, बल्कि इसे इसी प्रकार स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। महिला होने पर स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते हुए मैरी ने पूर्वाग्रह और भेदभाव के दंश को इतना झेला था कि उसने होम इंटीरियर्स एंड गिफ्ट्स में उसे पैदा नहीं होने दिया। अधिकांश व्यक्ति ये प्रश्न पूछते हैं कि मैरी क्रॉली और उसकी कंपनी, जिसकी स्थापना दिसंबर 1957 में हुई थी, ने क्यों और कैसे इतनी उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। उत्तर सरल परंतु बहुत गहरा है। यदि मुझे संक्षिप्त में मैरी क्रॉली और उसकी सफलता को कुछ शब्दों में बताना हो तो मैं कहूँगा कि अपने विश्वास की गहराई के कारण उसने सफलता की ऊंचाई प्राप्त की। वो मानती थी कि विश्वास रखने वाला एक व्यक्ति रुचि रखने वाले 99 व्यक्तियों के दल के बराबर है। वो प्रत्येक की अपार संभावनाओं में विश्वास रखती थी एवं सेल्स महिलाओं को विकास व आर्थिक सफलता के असीमित अवसर प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित थी। वो मानती थी कि यदि आप मानसिक, नैतिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से अपने व्यक्तियों का निर्माण करेंगे तो वे उसी तरह की नींव पर व्यापार का निर्माण करेंगे। किसी भी मापदंड के अनुसार मैरी क्रॉली एक संपन्न महिला है, परंतु जो कुछ उसने पाया वो उसके कारण संपन्न नहीं है, बल्कि जो कुछ उसने दिया वो उसके कारण संपन्न है। मैरी ने अपनी पुस्तक थिंक मिंक में इसे बड़े सुंदर ढंग से कहा है। उसके वास्तविक नगीनों में से कुछ इस प्रकार हैं। खरगोश की आदत मत पालो, उदबिलाव की तरह सोचो। लोगों को प्यार की तब सबसे अधिक जरूरत होती है जब वे इसके लायक नहीं होते। चिंता कल्पना का दुरुपयोग है। ईश्वर टूटे हुए दिल को भी जोड़ देता है, बशर्ते कि हम उसे सारे टुकड़े दे दें। काश ऐसा हो, सोचने वाले मत बनो। ऐसा कैसे हो, सोचने वाले बनो। आपके प्रयास आपको तोड़ सकते हैं, परंतु उन्हें कभी छोड़ना नहीं। बड़े दिल वाले बनो, बड़े दिमाग वाले नहीं। मुझे ईश्वर का गणित प्यारा लगता है। दूसरों को खुशियां बांटने से धनात्मक व गुणात्मक दोनों रूप में बढ़ती हैं। कुछ बनो, ईश्वर किसी को यूं ही नहीं बनाता। मैरी क्रॉली एवं होम इंटीरियर्स की कहानी में सफलता की उजली धूप और खुशियों के गुलाब ही नहीं थे, उसमें बेहिसाब खून, पसीना और आंसू बहे थे, परंतु प्रेम की प्रचुरता, आस्था, साहस, संवेदना, संकल्प और सरल परिश्रम जैसी महत्वपूर्ण चीजों का कभी कोई अभाव नहीं था। इससे दोस्तों वह सब कुछ मिल जाता है जो आपको भेंट करने हेतु जीवन के पास है। मैरी की कहानी एक अनूठा वृत्तांत है और ये ऐसा वृत्तांत है जिसके आधार पर कोई भी वकील न्यायालय में सिद्ध कर सकता है कि आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बशर्ते कि आप दूसरों की जो वे चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में पर्याप्त सहायता करें।